नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। एरोस्पेस और डिफेंस प्रोडक्शन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में काम कर रही हरियाणा सरकार। एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी को मिली मंजूरी। कृषि क्षेत्र को किसी भी सूरत में नहीं होने दी जाएगी बिजली की किल्लत। बिजली मंत्री ने कहा, फिलहाल रात में दी जा रही 7 घंटे की बिजली। खेतों में ट्यूबवेल पर बिजली कनेक्शन को लेकर किसानों ने पिहोवा चौक पर विद्युत सदन का किया घेराव। पुलिस ने किया हल्के बल का प्रयोग। और अब समाचार विस्तार से। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि प्रदेश सरकार हरियाणा को एरोस्पेस और डिफेंस प्रोडक्शन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसके लिए हाल ही में हुई कैबिनेट की मीटिंग में एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि आज हम जीडीपी का 3% डिफेंस के लिए कार्य कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य इस पॉलिसी से हिसार एयरपोर्ट को लिंक करके आगामी 5 वर्षों में $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश आकर्षित करना है और लगभग 25,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित कर हरियाणा को देश के लिए अग्रणी एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए हरियाणा सरकार गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे के निकट लगभग 25 एकड़ में देश का सबसे बड़ा हेली हब बनाना चाहती है। इसके लिए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भी भेजा गया है। इसके साथ ही उन्होंने नई आबकारी नीति, पटवार खानों को डिजिटल सिस्टम से अपग्रेड करने, जीएसटी के लिए यूनाइटेड किंगडम से ईटीओ अधिकारियों के ट्रेनिंग दिलवाने सहित सरकार की नई नीति और योजनाओं पर बात रखी। पंचायती चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि माननीय हाईकोर्ट ने चुनाव करवाने की इजाजत दे दी है। सरकार द्वारा चुनाव आयोग के पास पंचायती चुनावों की सिफारिश करेगी। हरियाणा प्रदेश प्राथमिक प्रदेशों में आज काउंट होता है जिसने एविएशन इनोवेशन पे काम किया और हरियाणा प्रदेश ने हमारी एरोस्पेस एंड डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी 2022 को कैबिनेट की अनुमति मिली है, जिसके अंदर एरोस्पेस रिलेटेड और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को खास तौर पर बढ़ावा दिया जाएगा। आज के दिन लगभग 3% हमारे जीडीपी का डिफेंस प्रिक्योरमेंट में खर्च होता है और आज भी डिफेंस के हमारे जितने कह दीजिए इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, चाहे प्लेन्स के हों, चाहे मिलिट्री इक्विपमेंट के, चाहे नेवी के हों, वो इम्पोर्ट होते हैं। और पिछले दिनों हमने यूक्रेन और रशिया में जो क्राइसिस देखे हैं उसको सब्स्टिट्यूट करना प्रधानमंत्री का भी सपना है और उनने भी आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से हमेशा ये कहा है कि डिफेंस प्रोडक्शन अगर हमारे खुद के देश में हो तो सेल्फ डिपेंडेंसी बढ़ेगी और दूसरों पे डिपेंडेंसी जो है वो कम होगी। और उसके उपरांत एक बड़ा कदम हरियाणा ने उठाया है, खास तौर पर जो हमारे 5 एयर स्ट्रिप्स हैं, पिंजौर का, करनाल का, नारनौल का और भिवानी का, इसके 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर अगर कोई प्रोडक्शन करता है तो 5% उसका कैपिटल कॉस्ट का सरकार रीइंबर्स करेगी, जो कि 10 करोड़ तक की वैल्यू का होगा। और उसके साथ हिसार एविएशन हब के पास कोई प्रोडक्शन करता है तो 25 किलोमीटर तक हम 20 करोड़ तक की 5% की कैपिटल का उसको स्टेट से वापस रिफंड करने का काम करेंगे। उसके साथ जो हमारे बी, सी, डी ब्लॉक्स हैं उसके अंदर भी SGST का बी के अंदर 50, 75 सी के अंदर और डी ब्लॉक के अंदर कोई अगर डिफेंस और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम करता है तो 100% तक का SGST का 6 साल, 8 साल और 10 साल तक का हम रिफंड करने का काम करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि आज पूरे दुनिया ड्रोन्स के ऊपर काम कर रही है और हरियाणा भी
उसको बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रहा है। हमारा टारगेट है कि अगले 5 साल के अंदर हम हिसार एविएशन हब के साथ साथ एविएशन मैन्युफैक्चरिंग, खास तौर पर ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस कर काम करें। हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने कहा है कि किसी भी सूरत में प्रदेश में बिजली की कमी नहीं होने दी जाएगी। यहां तक कि प्रदेश में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए 12 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदी जा रही है। कृषि क्षेत्र को फिलहाल रात में 7 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। इसके अलावा शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के साथ साथ प्रदेश के लगभग 5600 से अधिक गांवों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। बिजली मंत्री ने कहा है कि स्वाभाविक है कि गर्मी के दौरान तकनीकी कारणों से जब कोई खराबी आ जाती है तो उसे ठीक करने के लिए कुछ समय तो लगता ही है। प्रदेश में पिछले वर्ष गर्मी के मौसम में अधिकतम मांग 12,125 मेगावाट प्रतिदिन की थी, जो इस वर्ष पीक समय में लगभग 15,000 मेगावाट की रहने का अनुमान है। और इस 2500 से 3,000 मेगावाट के अंतराल को पाटने के लिए बिजली निगमों ने पुख्ता प्रबंध कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अदानी से 1000 मेगावाट, छत्तीसगढ़ से 350 मेगावाट, मध्य प्रदेश से 150 मेगावाट अतिरिक्त बिजली लेने के लिए समझौते किए गए हैं और इस माह में यह बिजली मिलनी आरंभ हो जाएगी। यदि पीक समय में जरूरत हुई तो बाजार से और बिजली ली जाएगी और पीक समय में भी बिजली की किल्लत नहीं होने दी जाएगी। कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबरी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की नियुक्ति पर कहा है कि कांग्रेस में पहले ही इतना विपक्ष है कि उन्हें दूसरे विपक्ष की जरूरत ही नहीं। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है। इसको लेकर उनकी मुख्यमंत्री से भी बात हुई है और जल्द ही प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबरी कामबानपुर में लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस मौके पर उनके साथ वरिष्ठ बीजेपी नेता तेजपाल डांगर मुख्य रूप से मौजूद रहे। ग्रामीणों ने उनके समक्ष जो समस्याएं रखी, उन्होंने तुरंत अधिकारियों को उनका समाधान करने के आदेश भी दिए और उसका समय में भी बाउंड किया गया। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस का सिंबल पर चुनाव लड़ने का अपना फैसला है कि वह सिंबल पर चुनाव लड़े या ना लड़े, लेकिन बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगा, ऐसा उनका मानना है। उन्होंने कई गांवों के किसानों को आश्वासन दिया कि जो किसानों की सेम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है उसका भी जल्द ही समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गांवों को शहरों की तर्ज पर बनाने का उनका लक्ष्य है। 70% आबादी गांवों में रहती है और उनका मानना है कि अभी गांवों में विकास की जरूरत है। आज यहाँ अभिनंदन समारोह में हमारे भाई तेजपाल डागर जी ने और सभी साथियों ने, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों ने आज अभिनंदन समारोह का एक प्रोग्राम रखा हुआ था, तो उसमें मैं आया हूँ। गांव की समस्याएं थी, गांव में डेवलपमेंट को लेकर कुछ चर्चाएं थी, तो उस प्रोग्राम में पहुँचा हूँ। और मैं आज इस सफल आयोजन की भाई तेजपाल डागर जी को, पूरी टीम को, हमारे सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो गांव से संबंधित समस्याएं थी हमने सुनी है, उसको आने वाले बहुत कम समय में मंत्री चुनाव आ गया है पंचायतों का, तो क्या मान रहे हैं कि पहली बात तो ये कि आप जननायक जनता पार्टी से विधायक हैं, तो अपना चुनाव चिन्ह अपनी पार्टी का ही लड़ाएंगे या फिर देखिएगा, ये हमारे दोनों पार्टी आज गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, दोनों पार्टियों का साझा फैसला होगा। और जहाँ तक मेरा मानना है, पंचायत और जो मेंबर के चुनाव सिंबल पर ना कभी पहले हुए, शायद ना ये चुनाव कब तक होगा। और बड़े चुनाव का फैसला सिंबल पर लिया जाता है, पंचायतों का फैसला। कब तक चुनाव होंगे, क्या लगता है आपको? जिस तरीके से जल्दी कंडीशनल कोर्ट ने भी कर दिया है, कंडीशनल उन्होंने हमें रिलीफ दिया। अगर कोई गलती होती है तो दोबारा सभी चुनाव कराने पड़ सकते हैं, तो नहीं, ऐसे कोई गलती करेंगे नहीं। और कोर्ट ने रिलीफ दिया है। एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी चर्चा हुई है, इस पर अभी एक बार चर्चा करके फौरी तौर पर अगले 1.5-2 महीने कांग्रेस सिंबल पर लड़ने के लिए बोल रही है चुनाव, वो उनका पार्टी का फैसला है, वो क्या करे। कांग्रेस कह रही है कि पंचायत चुनाव में सुपड़ा साफ कर देंगे भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का। वो जनता का फैसला है, सुपड़ा पार्टी ने नहीं करना होता साफ, जनता ने बनाना होता है, जनता ने हटाना होता है। वो हरियाणा प्रदेश की जनता बखूबी जानती है कि किसको सत्ता में रखना और किसको हटाना है। जो डेवलपमेंट आज गठबंधन की सरकार कर रही है, जो फैसले आज ही सरकार ने, हमारी गठबंधन सरकार ने लिए हैं, वो फैसले 60 साल तक कांग्रेस नहीं ले पाई थी। आज जितनी भी योजनाएं हैं, मैं गांव के लिए जो मुझे जिम्मेवारी गांव में मिली है एज पंचायत मंत्री, योजनाओं को जब देखता हूं तो 60 साल की समस्याओं को आज हमारी इस गठबंधन सरकार ने। मंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष बना कांग्रेस का फरीदाबाद से है उदय भान, लेकिन कुलदीप बिश्नोई को मतलब चाह रहे हैं जो दूसरे उनके हैं नेता की भाई वो उदय भान ठीक नहीं है। सुरजेवाला कह रहे हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता है उनके, क्या कहेंगे? आपने मेरे सवाल का जवाब खुद ही नहीं दे दिया। आप बोलिए ना। आपने मेरे सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। बेसिकली क्या, सबसे पहले तो जो किसी पद पर सुशोभित हुए उनको हम बधाई देना चाहते हैं। और जो कांग्रेस पार्टी की एक परंपरा रही है, वो परंपरा आप भी जानते हैं कि
इनको दूसरों के विपक्ष की तो जरूरत नहीं होती, इनमें तो खुद में इतना बड़ा विपक्ष खुद में ही खड़ा रहता है कि जो जनता के लिए इनको एक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए वो न निभा के पार्टी में ही विपक्ष निभाते रहते हैं। और ये जनता समझ चुकी है कि डेवलपमेंट कौन करेगा, और सत्ता भोगने के वाले जो लोग थे अब जनता उनको सत्ता से बाहर करेगी। बढ़े हुए सिलेंडरों के दाम और बढ़ती महंगाई ने जहां आम आदमी की कमर तोड़ दी है, उसी को लेकर आज अम्बाला छावनी के सदर बाजार चौक पर आप कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें आपके कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज हमारा प्रदर्शन जो जी मेन रूप से है जो सिलेंडर की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर है। सिलेंडर कमर्शियल भी यूज़ होता है और सिलेंडर घरों में भी यूज़ होता है। रोज़गार भी बंदे का ख़त्म कर दिया इन्होंने, और जो घर में महंगाई के कारण जो रसोई में मार पड़ी है उसको लेकर हमारा प्रदर्शन है। सिलेंडर का जो रेट है, सिलेंडर का रेट 450 रुपये पे ये लोग नंगे होकर घुमा करते थे। ये देखिए बैनर लगा हुआ है। स्मृति ईरानी जी भी धरने पे सड़क पे सिलेंडर लेके बैठा करती थी। आज हम उन्हें याद दिलाना चाहते हैं ये वही सिलेंडर है जो 450 रुपये पे आप बैठे थे और आज 1200 रुपये का सिलेंडर हो गया है। ये 1020 रुपये का सिलेंडर हो गया है। दिन पे दिन रेट डेली पे डेली सिलेंडर बढ़ाए जा रहे हैं, रेट पेट्रोल और डीजल और सिलेंडर के। इससे अच्छा तो अब एक ही बारी पब्लिक को जहर दे दो, वो मर जाए। इनका क्यों खून चूस रहे हो? दिन पे दिन इन्होंने इतना बुरा हाल कर दिया लोगों का कि वो बेचारे सड़क पे बैठने लायक भी नहीं रहे हैं। 8 घंटा काम करने के बाद बंदा अपनी रसोई चलाया करता था। 16 घंटे काम करने के बाद भी उसका घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। खेतों में लंबे ट्यूबवेल कनेक्शन को जारी करने की मांग को लेकर किसानों ने कैथल के विद्युत सदन का घेराव किया और पुलिस ने किसानों पर हल्के बल का प्रयोग किया। बता दें कि प्रदेश में पिछले काफी समय से किसानों को खेतों में ट्यूबवेल पर बिजली कनेक्शन नहीं दिए गए हैं और विभाग द्वारा कनेक्शन जारी करने के लिए नई नई मांगे रखी जा रही हैं। जहां पहले विभाग द्वारा एनर्जी सेवर मोटर लगवाने की मांग रखी गई थी और अब विभाग ने एक नई मांग जोड़ते हुए खेतों में डीप इरिगेशन सिस्टम लगाने की मांग जोड़ दी है, जिसके चलते किसान काफी नाराज हैं। आज किसान जवाहर पार्क में एकत्रित हुए और उसके बाद पिहोवा चौक स्थित विद्युत सदन का घेराव किया गया और जब किसान विद्युत सदन के अंदर घुसने लगे तो रोकने के लिए पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग किया। देखिए 1 जनवरी 2014 से लेकर 31 दिसंबर 2018 तक पूरे हरियाणा में उत्तरी हरियाणा और दक्षिणी हरियाणा जो 2 बिजली विभाग हैं 82,000 कुछ कनेक्शन किसानों के लंबित हैं और किसानों ने तमाम औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। सिक्योरिटी से लेकर तमाम जो एस्टीमेट बनवाया गया है, चाहे वो लाइन का खर्च हो, ट्रांसफार्मर खर्च हो, और किसान ने जो बोर्ड लगवा लिया है उसको लेकर किसान का लगभग 8 से 10 लाख रुपए तक खर्चा किया है। 2018 के बाद इन्होंने क्या किया कि अब आप सिंचाई विभाग से पाइपलाइन दबवाओ तब आपको कनेक्शन मिलेगा। किसान ने सिंचाई विभाग से पाइपलाइन दबवा ली है। उसके बाद इन्होंने कंडीशन रख दी कि अगर आप ओसवाल कंपनी की मोटर लोगे तभी आपको कनेक्शन मिलेगा। किसान आंदोलन ने आवाज़ उठाई, इन्होंने एक कंपनी की बजाय 7 कंपनियों को इस चीज़ का ठेका दे दिया। किसान ने वो मोटर भी ले ली, मोटर लेके भी रख ली। उसके बाद जब किसान फिर कनेक्शन की आवाज़ को बुलंद करने लगे तो इन्होंने क्या किया कि अब आप इरिगेशन सिस्टम के हिसाब से, फुहारा विधि के हिसाब से फुहारा लगवाओ तब आपको कनेक्शन देंगे। अब जब किसान ने सिक्योरिटी के लिए ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए अप्लाई किया था उस समय ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। आप सभी पत्रकार साथी समझदार हैं, हम अपने बच्चे का एडमिशन भी स्कूल में करवाने के लिए जाते हैं, उस फार्म पर तमाम टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई होती हैं। क्या जब किसान ने सिक्योरिटी भरी, जब किसान ने ये फार्म अप्लाई किया तब ये कंडीशन थी कि आपको फुहारा विधि से लोगे तब कनेक्शन मिलेगा। आप हमारी कंपनी की मोटर लोगे बिजली विभाग द्वारा जो आवंटित की जाएगी तब आपको कनेक्शन मिलेगा। आप सिंचाई विभाग की पाइपलाइन दबवाओगे तब आपको कनेक्शन मिलेगा। अब किसानों ने ये सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद अब क्या इस चीज की गारंटी है कि किसान ये औपचारिकता पूरी नहीं कोई उम्मीद है आपको? उम्मीद है एक नई और शर्त मान ये लोग लेकर आए। उम्मीद है किसान बिल्कुल पूरी तरह से ना उम्मीद हो चुका है। 2018 में जब 2019 का इन्होंने इलेक्शन लड़ना था, धड़ल्ले से सिक्योरिटी जमा करवाई गई कि हम किसान को कनेक्शन देंगे। बिजली मंत्री हरियाणा सरकार में बैठे हुए लोग हर रोज बयानवीर बनकर ये बातें करते हैं कि हमने इतने ट्यूबवेल कनेक्शन जारी कर दिए। आगे की क्या रूपरेखा है ताकि आपको ट्यूबवेल कनेक्शन मिल जाए? देखिए पिछले साल तक हमारी ये मांग थी कि किसान को 16 घंटे सिंचाई के लिए बिजली की आवश्यकता है। 8 घंटे में किसान का काम नहीं चलता। इन्होंने तो 8 घंटे की कटौती करके कल 5 घंटे की कर दी और 5 घंटे में से भी 1 घंटे का कटाएगा। इस तरह से किसान की आमदन दुगनी होगी। जिस तरह से ये कर रहे हैं, हम 8 की बजाय 16 मांग रहे थे, इन्होंने 8 की बजाय 4 कर दी। भारतीय किसान यूनियन के सभी संगठनों की एक महत्वपूर्ण बैठक पुंडरी किसान भवन में प्रदेश उपाध्यक्ष होशियार गिल प्योदा व राष्ट्रीय सलाहकार अजीत सिंह हाबड़ी की अध्यक्षता में हुई। बैठक के बाद सभी किसान इकट्ठे होकर युवा प्रदेश अध्यक्ष विक्रम कसाना व बलवान पाई के नेतृत्व में नारेबाजी करते हुए सेंट्रल बैंक पुंडरी के बाहर पहुंचे और बैंक के बाहर किसानों के साथ धरने पर बैठ गए। बैंक के बाहर बाकायू नेताओं ने कहा कि बैंक के अधिकारियों का रवैया
किसानों के प्रति ठीक नहीं है। पिछले दिनों सेंट्रल बैंक के फील्ड ऑफिसर ने गांव बरसाना वासी ओम प्रकाश व रणधीर सिंह बरसाना के साथ अभद्र व्यवहार किया था और गाली गलौज भी की थी। इसको लेकर किसानों में भारी रोष था। किसानों ने बैंक के बाहर सेंट्रल बैंक पुंडरी व बैंक मैनेजर फील्ड ऑफिसर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पीड़ित किसान से माफी मांगने के लिए कहा। किसान नेताओं ने बैंक अधिकारियों को चेतावनी दी थी कि अगर पीड़ित किसानों से माफी नहीं मांगी गई तो किसान बैंक की तालाबंदी कर देंगे। इस पर बैंक के सामने लगे धरने पर बैंक मैनेजर व फील्ड ऑफिसर ने आकर पीड़ित किसान ओम प्रकाश व रणधीर बरसाना से माफी मांगी और सभी बुजुर्ग किसानों को बैंक की ओर से फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया गया और शपथ ली कि भविष्य में सेंट्रल बैंक पुंडरी का कोई भी अधिकारी किसानों के साथ किसी तरह का गलत व्यवहार नहीं करेगा। देखिए, बरसाना से ओम प्रकाश जी, उन्होंने उसका पहले एक सिंबल खराब था, पीछे उसकी सेटलमेंट बैंक से जो भी हुई, आगे उसका जो ये अपना सेंट्रल बैंक के मैनेजर साहब हैं, फील्ड ऑफिसर हैं, उनके साथ उनका कांटेक्ट हुआ। वो बोल रहे पे मेरा ख़राब है सिंबल, ये बोले कोई दिक्कत को नहीं। उन्होंने सारा रजिस्ट्री भी करवा दी बैंक के नाम, सारा काम हो लिया, 25-30 हज़ार रुपये खर्चा भी आया। अब जब दोबारा वो कई चक्कर कटे, फिर उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। एक बुजुर्ग था हमारा 70-75 साल का, उसके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। आज हम यहाँ पर आए थे इसीलिए भाई, बैंक लोन तो एक बात की बात है, हम तो मान सम्मान और ज़मीन की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। ये भी आए, मैनेजर साहब भी आए, फील्ड अफसर भी आए, उन्होंने हमारे बुजुर्ग के पैर भी छुए हैं, माफ़ी मांगी है। माफ़ी मांगने वाला भी बड़ा होता है और माफ़ करने वाला उससे बड़ा होता है। ये आज का जो मैटर था फिलहाल सुलझ गया और जो उसका खर्चा पानी हुआ है और बैंक मैनेजर ने कहा हम इसका या तो लोन पास करेंगे, अगर किन्हीं कारण नहीं हुआ तो इसका खर्चा वापस करेंगे। अभी जो किसानों के बीच में और हमारे बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो उसके लिए मैंने क्षमा याचना किसानों से मांग ली है। मैं भी किसान का बेटा हूं और किसानों के लिए ही मैं सर्विस करता हूं और मेरी जो एजुकेशन और जो मेरा प्रोफेशन है वो भी एग्रीकल्चर का ही है और मेरी किसानों के दिलों को ठेस पहुंचाने की मनसा बिल्कुल नहीं थी और मैं अब भी उनसे तहे दिल से कैमरे के सामने भी माफ़ी मांगता हूं और यदि मेरी वर्डिंग से उनको कोई ठेस पहुंची है तो उसके लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूं। भविष्य में मैं उनके मान और सम्मान के प्रति कार्य करता रहूँगा। अभी क्या कुछ फाइनल क्या बात हुई उनके साथ? उनके साथ सर अभी हमने जो माफ़ी मांगी है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग समझ लो उसको, वो हो गया था, मामला सुलझ गया। हाँ, मामला सुलझ गया सर। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुशील गुप्ता जगाधरी पहुंचे। वे 29 मई को कुरुक्षेत्र में होने वाली रैली को लेकर न्योता देने पहुंचे। वहीं आम आदमी पार्टी में लोगों की नई ज्वाइनिंग भी हो रही है। दूसरी पार्टी से आए हुए कुछ मुख्य नेताओं ने भी आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। उन्होंने कहा कि आज आम आदमी पार्टी में हर कोई आना चाहता है और जुड़ भी रहे हैं। हरियाणा में 3 लाख लोग आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। वहीं 29 मई को कुरुक्षेत्र में होने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रैली में 2 से 3 लाख लोग पहुंचेंगे। आम आदमी पार्टी से लगभग 3 लाख से ऊपर लोग जुड़ चुके हैं, हर रोज जुड़ रहे हैं। अभी तक किस किस पार्टी के नेता जो हैं आपके साथ जुड़े? आम आदमी पार्टी आम आदमी से बड़ा कोई नेता नहीं मानती और आम आदमी पूरे हरियाणा से जुड़ रहा है। आम आदमी जो किसी भी पार्टी में था उन सब का अभिनंदन है। जो भ्रष्टाचार में लिप्त था वो किसी का स्वागत नहीं है। तो कितने का आदमी 29 मई को जो रैली हो रही है 2 लाख से ऊपर लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो आज आम आदमी पार्टी की जो नीतियाँ हैं तो हरियाणा में जैसे पंजाब में लागू हुई हैं, दिल्ली में लागू हुई हैं, तो हरियाणा में क्या ये श्योर श्योरिटी और जितने भी लोग अब बढ़ रहे हैं यहाँ पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि ये पार्टी में ऐसे ही इनको किसी पद का लालच है? कैसे आ रहे हैं? बिना पद के आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी में आम व्यक्ति आता है जो पद के लिए नहीं आता, व्यवस्था बदलने के लिए आ रहा है, अच्छे स्कूल बनाने के लिए आ रहा है, अच्छे हॉस्पिटल बनाने के लिए आ रहा है, बच्चों को रोजगार दिलाने के लिए आ रहा है, किसान की हालत को सुधारने के लिए आ रहा है, गुंडा राज खत्म करने के लिए आ रहा है, इस धर्म और जाति की राजनीति को खत्म करने के लिए आ रहा है। महापुरुष किसी एक वर्ग अथवा जाति के नहीं होते अपितु पूरे समाज के होते हैं। इसका साक्षात दर्शन आज शहर में उस समय देखने को मिला जब वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में समाज के 36 बिरादरी के प्रतिनिधियों ने शिरकत कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर शहर केसरिया रंग में रंग गया
जब भगवा पगड़ी पहने सैकड़ों युवाओं जिनमें महिलाएं भी शामिल थी, उन्होंने शहर में मोटरसाइकिल पर शोभा यात्रा निकाली। जागो जगाओ यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की ओर से आयोजित कार्यक्रम में महाराणा प्रताप के वंशज गढ़िया लोहार पायल, अंग्रेज इंद्रज्योति बराड़, खिलाड़ी रीनू, अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर फोमिंग खिलाड़ी राजीव सहित अन्य ने शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महाराणा प्रताप और भारत माता की जय के नारों के बीच शोभा यात्रा शहर के कमेटी चौक, अम्बेडकर चौक, कुंजपुरा रोड से होते हुए महाराणा प्रताप स्मृति भवन के 8 सेक्टर में पहुंची और जहां सामाजिक समरसता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इससे पूर्व सभी अतिथियों ने महाराणा प्रताप के चित्र पर माल्यार्पण कर महाराणा प्रताप के गौरवशाली इतिहास को याद किया। आज हमारा महाराणा प्रताप जयंती समारोह उत्सव शोभा यात्रा निकाली जा रही है करनाल से। ये अलग तरीके का कार्यक्रम रहेगा आज का जो कार्यक्रम में जो हरी झंडी दिखाकर यहाँ से जो रवाना किया गया शोभा यात्रा को, वो गाड़िया लोहार समाज और दिव्यांग बहन और भाई और किन्नर समाज यानी सुखदुआ समाज के लोगों ने हरी झंडी देकर यहाँ से शोभा यात्रा को जो आगे भेजा है, जो पूरे शहर भर से घूमती हुई महाराणा प्रताप सेक्टर 8 स्मृति भवन में जाएगी और वहाँ पर फिर कार्यक्रम स्टार्ट होगा आगे का, जहाँ पर 36 जाति बिरादरी के प्रमुख लोगों को बुलाया गया है। सबका सम्मान समारोह, कुछ प्लेयरों को भी बुलाया गया है, कुछ उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोग जो हैं समाज में जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, उन लोगों का भी सम्मान, विशेष सम्मानों को भी दिया जाएगा। निसिंग में एमबीबीएस छात्र आर्यमन ने डॉक्टर पिता की लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मृतक निसिंग के जाने माने डॉक्टर संजय कपूर का बेटा था। मिली जानकारी के अनुसार आर्यमन बेंगलुरु से एमबीबीएस फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहा था। वह 1 माह पहले ही अपने घर निसिंग आया था। डॉक्टर कपूर और उनकी पत्नी अस्पताल में ओपीडी संभाल रहे थे। घटना करीब 12:30 की बताई जा रही है। उस समय आर्यमन की बहन व जीजा दूसरे कमरे में थे, जहां उसने 12 बोर की बंदूक से खुद को गोली मार ली और देर शाम अंतिम संस्कार निसिंग में किया गया। निसिंग थाना प्रभारी अजायब सिंह ने बताया कि आर्यमन मानसिक तौर पर बीमार था। उसका गुड़गांव में इलाज चल रहा था। वजह नहीं पता चली सर, क्यों परेशान था ऐसे? तो बेंगलोर में ही डॉक्टर की पढ़ाई, और फादर और मदर दोनों डॉक्टर हैं? फादर मदर दोनों डॉक्टर। तो वो घर पे नहीं थे उस समय? हाँ, वो घर पे अपने क्लिनिक में काम करते हैं। तो अब क्या कार्रवाई की जा रही है? पिता की लाइसेंसी बंदूक है? पिता की लाइसेंसी। कोई सुसाइड नोट तो नहीं छोड़ा गया? अभी तक तो कोई है। सर्वमंगलम कामना ट्रस्ट व वेद प्रचार मंडल के द्वारा बीसी चौपाल रामलीला ग्राउंड पाई में निशुल्क आंखों का कैंप लगाया गया। कैंप सुबह 9 बजे शुरू हुआ और 3 बजे तक चला। कैंप में लगभग 300 मरीजों की आंखें चेक हुई। आयोजन का शुभारंभ सरपंच उम्मीदवार के प्रत्याशी मास्टर राजेंद्र ने दीप प्रज्वलित करके किया। आयोजक टीम की तरफ से श्यामलाल आर्य ने बताया कि इस कैंप का उद्देश्य मरीजों की आंखों की समस्याओं को जांचना है व जिन मरीजों की आंखों का ऑपरेशन होना है उनकी सूची तैयार करना है, ताकि जल्द ही उनका निःशुल्क ऑपरेशन करवाया जाए। मुख्य अतिथि ने सर्वमंगलम कामना ट्रस्ट व श्यामलाल जी द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की प्रशंसा की। इंद्रपाई सहित सभी गणमान्य व्यक्तियों ने इस सामाजिक कार्य के लिए आयोजकों की सराहना की। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।